Hello and welcome everyone. So I welcome all of you to Dakshina e-learning platform once again. And आज हम लोग MGT5 का पेपर डिस्कशन करने वाले हैं. स्पेसिफिकली इस वीडियो लेक्चर में हम लोग इसके बायोलॉजी सेक्शन को डील करने वाले हैं. ओके, सो MGT5 बायोलॉजी सेक्शन पेपर डिस्कशन. ग्रेट, लेट्स स्टार्ट. देखो बच्चा, जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दैट इज the first question, that is question number 91, is leaves of mosses and ferns are, है ना, mosses के leaves यानी कि bryophyta के leaves and pteridophyta फर्न के leaves दोनों क्या हैं आपस में? Are they analogous and homologous both? Analogous but homologous but not homologous, homologous but not analogous, या none of the above? देखिए, whether it is bryophyta moss का लीफ हो या फिर फॉर्न का लीफ हो, दोनों का जो फंक्शन है वो सेम है, फोटोसिंथेसिस, राइट? सो फंक्शनली दे आर सेम बट स्ट्रक्चरली दे आर डिफरेंट. स्ट्रक्चरली दोनों अलग है, ठीक है. ब्रायोफाइटा का लीफ जो है वो एक्चुअली में लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, प्रॉपर लीफ नहीं है, करेक्ट, बिकॉज द बॉडी इज स्टिल थाइलॉइड. जबकि हम जब टेरिडोफाइटा में देखेंगे तो बॉडी इज डिवाइडेड इनटू रूट, लीफ एंड स्टेम, करेक्ट. तो वहाँ पे प्रॉपर लीफ है, वैस्कुलर बंडल्स हैं, सब कुछ है. ग्रेट. इसीलिए स्ट्रक्चरली दोनों लीव्स सेम नहीं है बट फंक्शनली दोनों सेम है, यानी कि दोनों क्या है? एनालोगस स्ट्रक्चर है, होमोलोगस नहीं है. ऑप्शन नंबर 2, दे आर एनालोगस बट नॉट होमोलोगस. क्वेश्चन नंबर 92 देखेंगे. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन. ओके. In eukaryotes most of the genes are polycistronic. देखिए, यूकारियोट में जो जीन्स होते हैं वो क्या होते हैं? मोनोसिस्ट्रॉनिक, राइट? दे आर मोनोसिस्ट्रॉनिक. पॉलीसिस्ट्रॉनिक जीन्स आर मोस्टली फाउंड इन प्रोकैरियोट्स. कहाँ मिलेंगे? प्रोकैरियोट में, ठीक है. तो पहला स्टेटमेंट इनकरेक्ट है. स्टेटमेंट बी बोल रहा है अनट्रांसलेटेड रीजन्स आर रिक्वायर्ड फॉर इफिशिएंट ट्रांसलेशन. दैट इज करेक्ट. हाँ जी, 5' UTR and 3' UTR, 5' untranslated region and 3' untranslated regions, दोनों जो है सो वो इफेक्टिव ट्रांसलेशन के लिए बहुत जरूरी है. क्यों? याद रखेंगे कि जो आपका 5' UTR होता है, याद रखेंगे ये 5 mg कैप है, यहाँ पर AUG है एंड दिस रीजन इज कॉल्ड 5' UTR. और यहाँ पे एक आपका स्टॉप कोडोन होगा और उसके बाद से क्या होगा? पॉली ए टेल. दिस इज व्हाट? 3' UTR. ओके. अब 5' UTR एंड 3' UTR, दिस इज mRNA. ओके. 5' UTR and 3' UTR both are very important for translation. Efficient translation के लिए ये दोनों जरूरी है. क्यों? 5' UTR जो है एक्चुअली इट हैज कोजैक एंड साइन डेल्गार्नो सीक्वेंस, जहाँ पे कि राइबोसोमल सबयूनिट आकर के बाइंड होता है, ठीक है. और जो 3' UTR है ये सेल्फ लाइफ ऑफ mRNA इन साइटोप्लाज्म को डिटरमाइन करता है कि जो mRNA है उसका साइटोप्लाज्म में लाइफ स्पैन क्या होगा, ठीक है. और ये दोनों इफिशिएंट ट्रांसलेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं. ग्रेट. सो फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है, सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है. थर्ड स्टेटमेंट देखेंगे. इन एक्टिवेशन ऑफ अमाइनो एसिड्स ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस ATP इज रिक्वायर्ड. यस, दैट इज करेक्ट. हाँ जी, हमने पढ़ रखा है कि ATP की जरूरत होती है. कैसे होती है? आपने देखा है कि एक अमाइनो एसिड है प्लस अमाइनो एसाइल एंजाइम है. अमाइनो एसाइल tRNA सिंथेटेज प्लस क्या रहता है? ATP. हाँ जी, और यहाँ पे बनता क्या था? अमाइनो एसिड, AMP, अमीनो एसाइल tRNA सिंथेटेज, एंजाइम कॉम्प्लेक्स. हाँ जी, और इसमें से एक IP निकलतेगा, फिर उसके बाद से tRNA लगता है, करेक्ट. तो ये जो एनर्जी है वो क्या होती है? स्टोर होती है, करेक्ट. उसमें ATP लगता है
So yes, ATP is utilized during charging of amino acids. This is a correct statement. Option D statement देखेंगे. Most of proteins are synthesized in nucleus of eukaryotic cell. नहीं जी, proteins का synthesis कहाँ होता है बेटा? In the cytoplasm, not in the nucleus. So D is incorrect. So A and D incorrect है, B and C is correct. Option number 2. 93. How many photons are required to evolve one O2 during photosynthesis process? हाँ जी, तो बोल रहा है कि during photosynthesis आपका क्या होता है? वाटर की स्प्लिटिंग होती है. ओके, वाटर की क्या होती है? स्प्लिटिंग. और इससे क्या निकलते हैं? इलेक्ट्रॉन प्लस 2H प्लस हाफ O2. ये इलेक्ट्रॉन चला जाता है कहाँ? ETS में. ओके, और ऑक्सीजन आपका लिबरेट होता है. ठीक है, अगर ये 2H2 है तो ये क्या होगा? 4 इलेक्ट्रॉन्स, 4 प्रोटॉन्स एंड 1 O2 विल बी लिबरेटेड. द क्वेश्चन इज, इसको करने के लिए एनर्जी कहाँ से आती है? एनर्जी इज कमिंग इन द फॉर्म ऑफ लाइट. और लाइट एनर्जी किस में होगी? फोटॉन्स में. द क्वेश्चन इज हाउ मेनी फोटॉन्स आर रिक्वायर्ड फॉर स्प्लिटिंग ऑफ 1 O2 मॉलिक्यूल. देखिए, 8 फोटॉन्स आर यूटिलाइज्ड फॉर 1 O2 गैस मॉलिक्यूल टू बी इवॉल्व. ठीक है, तो एक ऑक्सीजन के एवोल्यूशन के लिए कितने फोटॉन्स चाहिए आपको? 8 फोटॉन्स. ठीक है जी, इसको क्या बोलते हैं? 8 फोटॉन्स. और इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? हम लोग बोलते हैं क्वांटम रिक्वायरमेंट. वी कॉल इट क्वांटम रिक्वायरमेंट. ठीक है, तो क्वांटम रिक्वायरमेंट क्या होता है बेसिकली कि हाउ मेनी क्वांटा आर रिक्वायर्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ 1 O2 मॉलिक्यूल. और आंसर क्या होगा? 8 क्वांटा, या फिर हम लोग बोलेंगे 8 फोटोन. 8 क्वांटा या 8 फोटोन. सो 8 photons are required for evolution of 1 O2 molecule. ठीक है, याद रखेंगे. इससे एक रिलेटेड टर्म और है, जान लीजिए. उसको हम लोग बोलते हैं क्वांटम यील्ड. क्वांटम यील्ड क्या होता है कि एक फोटोन से कितना ऑक्सीजन एटम रिलीज होता है. एक फोटोन से तो कितना हो जाएगा क्वांटम यील्ड? 1/8 यानी कि 12.5%. ठीक है, याद रखेंगे. सो देयर आर 2 टर्म्स, क्वांटम रिक्वायरमेंट एंड क्वांटम यील्ड. ठीक है, तो 93 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 94 देखेंगे हम लोग. स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है ये हमारा एनसीईआरटी से. इकोलॉजी यूनिट का ये क्वेश्चन है. देखिए, द क्वेश्चन सेज द इंडियन पार्लियामेंट has recently cleared dash amendment of Indian patent bill that takes such issues into consideration including patent terms, emergency provisions and research and development initiative. ये जो रिसेंटली इंडियन गवर्नमेंट ने इसका सेकंड अमेंडमेंट पास किया है. किसका? इंडियन पेटेंट बिल का. ओके, सो इंडियन पेटेंट बिल की सेकंड अमेंडमेंट रिसेंटली जो है वो पार्लियामेंट ने पास किया है. ऑप्शन नंबर 2. 95. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद डीएनए फिंगरप्रिंटिंग? सदर्न ब्लॉटिंग, हाँ जी लगती है, हमने ब्लॉटिंग किया था वहां पे. जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टू सेपरेट द RFLPs, restriction fragment length polymorphs. restriction digestion बिल्कुल लगता है. DNA sequencing is not required. हाँ जी, तो ऑप्शन नंबर 4 लगाएंगे 95 का. 96 देखेंगे. how we can distinguish male and female frog. हाँ जी, मेल और फीमेल फ्रॉग को कैसे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं? मेल frogs have pollux, female frogs have pollux. Female frogs have one pair vocal sacs
अच्छा, मेल फ्रॉग्स हैव वोकल सैक्स एंड कॉपुलेटरी पैड्स, बिल्कुल सही है। मेल फ्रॉग्स जो होते हैं उनके पास वोकल सैक्स होते हैं, तो जब वो टर्टर की आवाज़ निकालते हैं तो एक बड़ा सा उनका जो ऐसे तो उनका नेक है नहीं, लेकिन नेक रीजन में एक बड़ा सा वोकल सैक होता है जो कि बाहर की तरफ दिखता है, बाहर प्रोट्रूड करता है वो। हाँ जी, सो मेल्स हैव वोकल सैक्स, और इस वोकल सैक की वजह से जो मेल्स होते हैं वो टर्टर की आवाज़ निकाल पाते हैं, एंड दिस इज अ कोर्टशिप बिहेवियर। बेसिकली ये टर्टर की आवाज़ किसके लिए है? टू अट्रैक्ट द फीमेल फॉर कॉपुलेशन, ठीक है। एंड दे हैव कॉपुलेटरी पैड्स, हाँ जी, कॉपुलेटरी पैड्स भी सिर्फ मेल पर होते हैं। क्यों? ये ड्यूरिंग कॉपुलेशन आपको फीमेल फ्रॉग को होल्ड करने के लिए होते हैं, ठीक है। वैसे एक और चीज जान लीजिए कि फ्रॉग में ट्रू कॉपुलेशन नहीं होता है, यहाँ पे स्यूडो कॉपुलेशन होता है, ठीक है। फ्रॉग, मेल फ्रॉग के पास कोई भी कॉपुलेटरी ऑर्गन नहीं होता है, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है यहाँ पे, लेकिन स्यूडो कॉपुलेशन यहाँ पे जरूर होता है विद द हेल्प ऑफ कॉपुलेटरी पैड्स, ठीक है। और कॉपुलेटरी पैड्स जो है वो इसके लिम्ब्स पे होते हैं, ठीक है। सो फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। 97 देखेंगे, द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन ब्रीथ इन आफ्टर अ फोर्स्ड एक्सपायरेशन। हाँ जी, तो आफ्टर फोर्स्ड एक्सपायरेशन, मान लो कि आपने पूरा फोर्स्ड एक्सपायरेशन किया है, तो फोर्स्ड एक्सपायरेशन में आपने क्या निकाल दिया? टीवी प्लस ईआरवी, इतना आपने क्या किया है? एक्सहेल किया है, तो इतना आप इनहेल करोगे, और फोर्स्ड इनहेलेशन करोगे तो और साथ में क्या करोगे? आईआरवी। हाँ जी, तो आफ्टर फोर्सफुल एक्सहेलेशन अ पर्सन कैन मैक्सिमली इनहेल टीवी प्लस ईआरवी प्लस आईआरवी, और इन सबको मिलाकर के हम क्या बोलते हैं? वाइटल कैपेसिटी। इसी को हम क्या बोलते हैं? वाइटल कैपेसिटी। तो आंसर क्या लगाएंगे? ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। ओके, 98 देखेंगे, द कटिंग ऑफ डीएनए बाय रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज results in the fragment of DNA. These fragments can be separated by a technique known as gel electrophoresis. इसको हम क्या बोलते हैं? Gel electrophoresis, जो कि डीएनए फ्रैगमेंट्स को उनके साइज के बेसिस पर क्या करेगा? सेपरेट कर देगा। जो सबसे छोटे होंगे वो वेल से सबसे दूर, यानी कि नीचे बॉटम में दिखाई देंगे, ठीक है, मतलब बॉटम मतलब सबसे दूर, और जो सबसे बड़े होंगे वो वेल के सबसे पास होंगे, ठीक है। 99 देखेंगे, the value of Z for frugivorous birds in tropical forest of different continents is, यहाँ पे Z क्या है याद कीजिए? Alexander von Humboldt. He has given us species area curve. Okay, species area curve उन्होंने दिया है, हमने पढ़ा था CAZ square, species richness is equals to CAZ square, पढ़ा था हमने। लॉग फॉर्म में हमने देखा था स्ट्रेट लाइन आता है, और यहाँ पे जेड जो है वो क्या बताएगा? स्पीसीज रिचनेस को, ठीक है। और हम लोग देखते हैं कि जो कॉन्टिनेंट्स होते हैं उनके लिए स्पीसीज, ये जो जेड की वैल्यू है वो क्या होती है? मैक्सिमम होती है 0.6 से 1.2 के बीच में। और वहाँ पे एनसीईआरटी में एक एग्जांपल दिया हुआ है ऑफ फ्रैगिवोरस बर्ड्स इन डिफरेंट ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, ओके। और वहाँ पे जेड की वैल्यू कितनी लिखी हुई है? 1.15, ठीक है। इसलिए करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, एनसीईआरटी किया सीधा सीधा एग्जांपल है ये। 100 देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सीक्वेंस फॉर इकोलॉजिकल हायरार्की। इकोलॉजिकल हायरार्की का करेक्ट ऑर्डर आपको बताना है। सबसे नीचे क्या होंगे? ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म मिलकर के क्या बनाएंगे? पॉपुलेशन। ऑर्गेनिजम्स ऑफ अ पर्टिकुलर स्पीसीज विल कंबाइन टू फॉर्म अ पॉपुलेशन। पॉपुलेशंस अलग अलग स्पीसीज के होंगे, तो सारे पॉपुलेशंस एक इकोसिस्टम के मिलकर के क्या बनाएंगे? कम्युनिटी। कम्युनिटी जो है वो सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स का होगा। अगर उसमें आपने एबायोटिक फैक्टर्स को भी ऐड कर दिया तो क्या बन जाएगा? इकोसिस्टम। तो करेक्ट आंसर क्या है? 4, ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन, कम्युनिटी एंड इकोसिस्टम। 101, द ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन टेक्स प्लेस इन। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन कहाँ होता है? देखिए, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होगा माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ होगा? माइटोकॉन्ड्रिया में। उसमें भी कहाँ? पर्टिकुलरली इन द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, ओके। और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन से होता क्या है? योर NADH एंड FADH2 आर ऑक्सीडाइज्ड, ओके। और जो एनर्जी है उसको हम यूज करते हैं किसके लिए? प्रोटॉन पंपिंग के लिए, जिससे कि आपका क्या बनेगा? इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट। और इस इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट से हम
से जनरेट होगा प्रोटॉन मोटिव फोर्स, और उस फोर्स को यूज करके F0 F1 पार्टिकल क्या करेगा, एटीपी का सिंथेसिस, राइट। तो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन इज अ प्रोसेस इन विच the energy from the oxidation of food is utilized to form ATP, or you can say for the phosphorylation of ADP to form ATP, ठीक है। और ये कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। ऑप्शन नंबर 3। 102 देखेंगे, रिंगवॉर्म इन ह्यूमन इज कॉज्ड बाय रिंगवॉर्म, फंगल डिसीज है, याद रखेंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3। 103 देखेंगे, नेगेटिव प्रेशर पोटेंशियल अकर्स इन, नेगेटिव प्रेशर पोटेंशियल की बात कर रहे हैं हम लोग, हाँ जी। देखो, कॉम्पेनियन सेल में पॉजिटिव प्रेशर होगा, गार्ड सेल में भी पॉजिटिव प्रेशर होगा जब वो ओपन रहेंगे, फुल्ली टर्जिड सेल में भी पॉजिटिव होता है। जाइलम एंड प्लाज्मोलिसिस या प्लाज्मोलाइज्ड सेल, जाइलम में जो प्रेशर होता है वो क्या होगा, नेगेटिव। क्यों? बिकॉज ऑफ द ट्रांसपिरेशनल पुल। ट्रांसपिरेशनल पुल जो होता है वो एक नेगेटिव फोर्स होता है, सक्शन फोर्स होता है, ठीक है। तो जाइलम में क्या है, नेगेटिव प्रेशर। और प्लाज्मोलाइज्ड सेल में भी क्या होगा, टीपी आपने क्या पढ़ा था, जो आपका टर्गर प्रेशर होता है प्लाज्मोलाइज्ड सेल में वो होता है नेगेटिव, हाँ जी, क्या होता है, नेगेटिव, ओके। तो जाइलम और प्लाज्मोलाइज्ड सेल में आपका जो प्रेशर पोटेंशियल है वो नेगेटिव होता है। ऑप्शन नंबर 4। 104 देखेंगे, बाय द एंड ऑफ डैश ऑफ प्रेगनेंसी द फीटस डेवलप्स लिम्स एंड डिजिट्स, एनसीईआरटी का सीधा सीधा क्वेश्चन है ये। बाय द एंड ऑफ सेकेंड ट्राइमेस्टर यानी कि 6 months, ओके, ऑफ प्रेगनेंसी द फीटस डेवलप्स लिम्स एंड डिजिट्स, ठीक है, ओके। और लिम्स एंड डिजिट्स का, लिम्स का मतलब होता है फोर लिम्ब एंड हाइंड लिम्ब यानी कि हाथ और पैर, और डिजिट्स के मतलब होते हैं फिंगर्स, ओके, फिंगर्स एंड टोज। तो बाय द एंड ऑफ सेकंड ट्राइमेस्टर आपके फीटस में लिम्स एंड डिजिट्स का फॉर्मेशन हो जाता है। 105, how many statements are correct? The evergreen temperate forests are found on Himalayas, बिल्कुल सही बात है। Because of altitude, there is temperate forest. Tropical savanna is also called tropical grassland, बिल्कुल सही बात है, हाँ जी। पिछले फेस्टिज में हमने डिफरेंट ग्रासलैंड्स के नाम भी पढ़े थे, लाइक पैम्पास, पेरियरीज, बेल्ट्स, हाँ जी। ये सब कुछ हम लोगों ने पढ़ा था, या स्टेपीज, ये सब हमने पढ़ा था ग्रासलैंड का। इन ट्रॉपिकल डेसिडिवस फॉरेस्ट एनुअल रेनफॉल इज 90 to 160 सेंटीमीटर पर ईयर, करेक्ट है। इन डेजर्ट फ्लोरा एंड फौना आर फाउंड वेरी लेस, यस, स्कैंटी वेजिटेशन होता है, सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट। तो चारों के चारों स्टेटमेंट सही है, ऑप्शन नंबर 1। 106, कॉकरोच इज अ, कॉकरोच क्या होता है, अमोनोटेलिक, यूरियोटेलिक या यूरिकोटेलिक? कॉकरोच इज यूरिकोटेलिक, याद रखेंगे, कॉकरोच का शब्द है, कॉकरोच इज यूरिकोटेलिक, ओके। सम ऑफ द इंसेक्ट्स, रेप्टिलिया एंड बर्ड्स आर यूरिकोटेलिक, ओके, यस। 107, कॉटन फाइबर्स आर केमिकली मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। Which enzyme inhibitor increases Km but not affect on velocity maximum, यानी कि Vmax को अफेक्ट नहीं करता है, Km को इंक्रीज करता है। ऐसे कौन से इनहिबिटर्स होते हैं, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स, हाँ जी, याद रखेंगे। जब भी हम लोग बात करते हैं कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन की, तो कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में Vmax जो है वो क्या होगा, Vmax क्या होता है, अनचेंज्ड, और Km की वैल्यू क्या होती है, इंक्रीज करती है। लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं नॉन कॉम्पिटिटिव की, तो नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में क्या होगा, जो Km है उसकी, सॉरी, जो Vmax है उसकी वैल्यू डिक्रीज करेगी, और जो Km है उसकी वैल्यू अनचेंज्ड रहती है, ठीक है। तो याद रखेंगे हम लोग ये दोनों कंडीशंस, इससे काफी क्वेश्चन पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में Vmax में कोई चेंज नहीं होगा, Km इंक्रीज करेगा। नॉन कॉम्पिटिटिव में Vmax डिक्रीज करेगा, लेकिन Km में कोई चेंज नहीं होगा। एग्जाम्पल देख लेंगे यहाँ पे, कॉम्पिटिटिव का एग्जाम्पल क्या है, मैलोनेट, सल्फा ड्रग्स,
और नॉन कॉम्पिटिटिव का एग्जांपल लाइक कार्बन मोनोऑक्साइड, साइनाइड, मेटल आयंस, हेवी मेटल आयंस, ओके, जो टॉक्सिसिटी कॉज करते हैं। तो कॉम्पिटिटिव नॉन कॉम्पिटिटिव का ये जो डेटा है हमेशा याद रखेंगे आप। ग्रेट, करेक्ट आंसर क्या होगा 108 का, ऑप्शन नंबर 2 कॉम्पिटिटिव। 109 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 109, एट विच स्टेज ऑफ माइटोसिस क्रोमोसोम्स मॉर्फोलॉजी इज मोस्ट इजीली स्टडीड। हाँ जी, तो क्रोमोसोम की जो मॉर्फोलॉजी है वो सबसे इजीली आप स्टडी कर सकते हो इन मेटाफेज। व्हाई? क्योंकि सारे के सारे क्रोमोसोम्स इन टाइम पे अरेंज होंगे ऑन अ मेटाफेजिक प्लेट, सो इट इज इजियर टू कंपेयर एंड स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ द क्रोमोसोम्स। ठीक है, तो आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन नंबर 3 मेटाफेज। 1010 देखेंगे, सॉरी 110, Which of the following possesses an organized nucleus with nuclear pore? ठीक है, organized nucleus with nuclear pore का मतलब क्या है, well defined nucleus, यानी कि जो सेल होगा वो क्या होगा, यूकैरियोटिक सेल होगा। ओके, तो इन ऑप्शंस में से आपको बताना है कि which are यूकैरियोटिक और which is यूकैरियोटिक। माइकोप्लाज्मा प्रोकैरियोटिक, साइनोबैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक, अमीबा यूकैरियोटिक एंड बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक। इसीलिए करेक्ट आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन 3। 111, मैच द फॉलोइंग करनी है आपको, जेनेटिक डिजीजेस हैं और उसका कॉज बताना है आपको। डाउन सिंड्रोम 21st क्रोमोसोम की ट्राइसोमी, एडवर्ड 18th की ट्राइसोमी, पटाउ 13th की क्रोमोसोमी एंड क्राइडू-चैट सिंड्रोम यानी कि कैट क्राई सिंड्रोम बिकॉज ऑफ डिलीशन इन द शॉर्ट आर्म ऑफ 5th क्रोमोसोम। तो 1 का ए, 2 का बी, 3 का सी एंड 4th का डी, ऑप्शन नंबर 3। 112, which of the following is a correct match according to secondary metabolites? ओके, करेक्ट मैच कौन सा है, और यहाँ पर आपको अल्कलॉइड, टॉक्सिन एंड ड्रग्स के कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, आपको बताना है करेक्ट मैच कौन सा है। नाउ देखो, कोडीन इज अ अल्कलॉइड, codeine is an alkaloid. Morphine and codeine are two natural alkaloids found from poppy plant. हाँ जी, पेपिवर सोमनिफेरम से मिलता है ये। रिसीन is a toxin, ठीक है, जो आपको कहाँ से मिलता है, कैस्टर में। एंड कर्क्यूमिन is a drug, कर्क्यूमिन is a drug जो कहाँ से मिलता है आपको, कुरकुमा से यानी कि हल्दी से। ठीक है, ओके, सो कुरकुमा डोमेस्टिका। सो करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, विनब्लास्टिन इज अ ड्रग, ओके, रबर इज अ पॉलीमर, मॉर्फिन इज अ अल्कलॉइड, सेल्यूलोज इज नाइदर अल्कलॉइड नॉर टॉक्सिन नॉर ड्रग, ये पॉलीमर है सिर्फ। ठीक है, तो आंसर आप क्या लगाएंगे, ऑप्शन नंबर 2। 113 देखेंगे, पॉपुलेशन डेंसिटी इज, बेटा देखो डेंसिटी आप कभी भी कब निकालते हो, नंबर अपॉन स्पेस। हाँ जी, तो पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होगा, नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स डिवाइडेड बाय स्पेस, नंबर बाय स्पेस, ऑप्शन नंबर 1। 114 देखेंगे, इफरेंट न्यूरॉन्स ऑफ द सोमैटिक मोटर नर्व इनर्वेट्स स्मूथ मसल। सोमैटिक नर्व मोटर नर्व्स यानी कि एसएनएस का पार्ट है ये। एसएनएस किसको इनर्वेट करता है, स्केलेटल मसल्स को, हाँ जी, ना कि स्मूथ मसल्स को। तो ए स्टेटमेंट इज रॉन्ग। एएनएस इनर्वेट्स स्केलेटल मसल, इनकरेक्ट। किसको करेगा, इनवॉलेंटरी मसल या स्मूथ मसल को। सोमैटिक मोटर नर्व्स कनेक्ट स्केलेटल मसल्स टू चेन ऑफ गैंग्लिया ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। जी नहीं, सोमैटिक मोटर नर्व्स जो हैं वो स्केलेटल मसल्स को कनेक्ट करते हैं किससे, स्पाइनल कॉर्ड के साथ, ना कि चेन ऑफ गैंग्लिया। चेन ऑफ गैंग्लिया ऑन आइदर साइड ऑफ स्पाइनल कॉर्ड फॉर्म्स द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, जो किसका पार्ट है, एएनएस का, एसएनएस का नहीं। तो सी भी गलत है। ठीक है, डी देखिए, एएनएस यूटिलाइजेस टू न्यूरॉन्स। एएनएस का मतलब क्या, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, इसमें सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक दोनों आएगा। ठीक है, तो एएनएस का जो सिंपैथेटिक ब्रांच है, इट यूटिलाइजेस टू न्यूरॉन्स इन अ सीरीज टू कनेक्ट सीएनएस टू द इफेक्टर।
बिल्कुल सही बात है। हम लोग क्या देखते हैं, प्री गैंग्लियोनिक एंड पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स हम लोग पढ़ते हैं इन केस ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। हाँ जी, यानी कि 2 न्यूरॉन हो गए बिफोर कनेक्टिंग टू सीएनएस यानी कि स्पाइनल कॉर्ड। ग्रेट। तो जो डी है वो करेक्ट है, ए बी सी तीनों के तीनों क्या है, गलत है। सो ऑप्शन नंबर 3। 115 देखेंगे। इन 100 टाइप्स ऑफ इफ 100 टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड्स, देखो यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं अमाइनो एसिड कितने तरह के हैं यहाँ पर, 100 टाइप्स, ठीक है। आर पार्टिसिपेट इन प्रोटीन सिंथेसिस एंड एन बेसिस कितने तरह के हैं, एन बेसिस हैं 12 टाइप्स। तो पूछ रहा है कि कोडोन का साइज क्या होगा, कोडोन कितने न्यूक्लियोटाइड्स का बना होगा। ओके, सो इट इज अ एनालिटिकल क्वेश्चन। अब इसमें आप सोचो कि अगर 12 तरह के एन बेसिस हैं और 100 डिफरेंट टाइप ऑफ अमाइनो एसिड्स को कोड करना है इन्हें, तो कोडोन का साइज क्या होना चाहिए। ओके, सपोज करो कि 1 कोडोन इज मेड अप ऑफ 1 न्यूक्लियोटाइड, तो उससे क्या होंगे, ओनली 12 टाइप ऑफ न्यूक्लियोटाइड, और ये सिर्फ कितनों को कोड कर सकते हैं, 12 अमीनो एसिड। तो इससे तो अपना काम नहीं होगा। अगर मान लीजिए एक कोडोन जो है वो अगर 2 न्यूक्लियोटाइड का बना हुआ है, तो हमारा क्या हो जाएगा, 12 इंटू 12। हाँ जी, कितने तरह के आपके कोडोन्स बन सकते हैं, 12 इंटू 12, और इसकी वैल्यू कितनी होगी, 144। हाँ जी, और 144 जो है वो 100 डिफरेंट टाइप ऑफ अमाइनो एसिड को तो कोड कर ही सकता है, 44 क्या हो जाएंगे, डिजेनरेट। ओके, इसीलिए इस केस में कोडोन्स कितने का बना हुआ है, 2 न्यूक्लियोटाइड का, याद रखेंगे। ओके, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है, जितने भी एन बेसेस हैं, ओके, जितने भी एन बेसेस हैं उनके पावर एन रखना है, ठीक है, और देखना है कि आपका जितने भी अमाइनो एसिड्स हैं, जितने भी नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स है उससे ये नंबर इक्वल टू या ग्रेटर होना चाहिए। तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2। बात समझ में आ रही है। ओके, तो ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 116 देखेंगे। हम लोगों को बात करनी है राफेनोब्रासिका की। ओके, राफेनोब्रासिका, देखिए ये जो है वो एक हाइब्रिड है। राफेनोब्रासिका जो है वो क्या है, मैन मेड क्रॉप है, जो कि एक हाइब्रिड क्रॉप है, जिसको कि आप हाइब्रिडाइजेशन से बनाते हो ऑफ 2 डिफरेंट जीनस, 2 अलग अलग जीनस के। एक कौन है, एक है आपका राफेनस यानी कि आपका रेडिस, और दूसरा है ब्रासिका यानी कि कैबेज फैमिली, कैबेज जीनस। तो कैबेज जीनस एंड आपका राफेनस रेडिस जीनस, इन दोनों को जब आप क्रॉस करवाते हो तो आपको क्या मिलता है, राफेनोब्रासिका। सो इट इज अ इंटरजेनिक क्रॉप, इट इज अ इंटरजेनिक प्लांट, जो किसके किससे बन रहा है आपको, रेडिस एंड कैबेज। ओके, ऑप्शन नंबर 4 लगाएंगे, राफेनोब्रासिका, ठीक है, और ये एक मैन मेड क्रॉप है। ऑप्शन नंबर 4, ठीक है, याद रखेंगे, राफेनस एंड ब्रासिका। ओके, सो ब्रासिकेसी फैमिली है एक, उसी का ये दोनों पार्ट है। ऑप्शन 4। 117 देखेंगे। Which of the following statement is not true if a DNA is inserted in plasmid within the coding sequence of an enzyme beta galactosidase? तो मान लीजिए कि which of the following statement is not true if a DNA is inserted in a plasmid, मान लीजिए कि आपका प्लाज्मिड है, ठीक है, और इस प्लाज्मिड में मान लीजिए कि यहाँ पर आपका लैक्जीजीन था, यहाँ पर प्रमोटर है और यहाँ पर लैक्जेजीन है। आपने क्या किया, इसको कट किया, ठीक है, और कट करके इसको ओपन कर दिया, तो अब ये कैसा हो जाएगा, इट विल बी समथिंग लाइक दिस। यहाँ पर आपका O है
और लैक्जेडजिन का यहाँ पे आधा पार्ट है और यहाँ पे लैक्जेडजिन का आधा पार्ट है और बीच में आपने क्या इंसर्ट कर दिया है अपना इंसर्ट, दिस इज योर इंसर्ट। तो ये जो आपका लैक्जीजीन है उसका क्या हो गया इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। Okay, so which of the following statement is not true? If a DNA is inserted in plasmid having coding sequence of an enzyme, beta galactosidase क्या नहीं होगा? It leads to insertional activation of enzyme producing gene. नहीं जी, insertional activation नहीं होगा, insertional deactivation होगा, ठीक है? Okay. Bacteria having plasmid with insert gives colorless colonies in presence of chromogenic substance. नहीं जी, colorless. Bacteria with plasmid with insert gives colorless colonies. बिल्कुल सही बात है, colorless white colony देगा. Bacteria having plasmid without insert gives blue colored colonies in presence of chromogenic substance. ये भी सही है. एंड फोर्थ बोल रहा है द एबिलिटी ऑफ एंजाइम सिंथेसिस इज लॉस्ट इन द प्लाज्मिड हैविंग इंसर्ट। तो देखिए इससे एंजाइम सिंथेसिस की प्रॉपर्टी लूज नहीं होगी, ठीक है, प्रॉपर्टी रहेगी, बस एंजाइम का प्रोडक्शन नहीं होगा, ठीक है। तो इस केस में आंसर क्या लगाएंगे, पूछा है कि कौन सा सही नहीं है, इट लीड्स टू इंसर्शनल एक्टिवेशन नहीं होगा, इनएक्टिवेशन होगा, तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो इनकरेक्ट है, ठीक है। जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है। इनफैक्ट जो फोर्थ स्टेटमेंट है द एबिलिटी ऑफ एंजाइम सिंथेसिस इज लॉस्ट इन द प्लाज्मिड हैविंग इंसर्ट, दिस इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर 1 लगाएंगे इसका, ओके। फर्स्ट ऑप्शन इट लीड्स टू इंसर्शनल एक्टिवेशन ऑफ एंजाइम प्रोड्यूसिंग जीन, ये गलत है। इससे क्या होगा, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन होगा, एक्टिवेशन नहीं होगा। 118 देखेंगे। अच्छा इसमें ना पूरा का पूरा थोड़ा सा और हम देख ले रहे हैं। इंसर्ट लगने की वजह से हुआ क्या है, देखिए ये बेसिकली ये केस है PUC19 वेक्टर का, ओके। और इसमें होता क्या है कि अगर आपने एक्स गैल, एक क्रोमोजेनिक सब्सटेंस है, एक्स गैल इज क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट, ओके। एक्स गैल को अगर आपने ट्रीट किया है बीटा गैलेक्टोसिडेज एंजाइम से, बीटा गैलेक्टोसिडेज एंजाइम से, तो इससे क्या बनता है, ब्लू कलर। लेकिन ब्लू कलर कब बनेगा, जब एक्स गैल और बीटा गैलेक्टोसिडेज एंजाइम दोनों हो, ठीक है ना। याद रखेंगे जो भी आपके रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया होंगे, रिकॉम्बिनेंट यानी कि रिकॉम्बिनेंट कौन होगा, विथ इंसर्ट, इसमें आपका बीटा गैलेक्टोसिडेज नहीं बनेगा, बीटा गैलेक्टोसिडेज नहीं बनेगा, क्यों, ड्यू टू इंसर्शनल इनएक्टिवेशन, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन, याद रखेंगे, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन ऑफ द लैक्जेडजिन, ठीक है। और जो नॉन रिकॉम्बिनेंट होंगे उसमें क्या होगा, जो नॉन रिकॉम्बिनेंट होगा इसमें लैक्जेडजिन क्या रहेगा, एक्टिव। तो इससे क्या होगा, बीटा गैलेक्टोसिडेज बनेगा और इसीलिए एक्स गैल के प्रेजेंस में ये क्या देगा, ब्लू कलर, ब्लू कलर्ड कॉलोनीज, समझ में आ रहा है। जबकि जो रिकॉम्बिनेंट है वो क्या देगा, व्हाइट या कलरलेस कॉलोनीज, बात समझ में आ रही है। तो याद रखेंगे इस पूरे डेटा को, यहाँ पे जो रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया है जिसमें इंसर्ट है वो कलरलेस या व्हाइट होगा, जो नॉन रिकॉम्बिनेंट है वो ब्लू होगा, इसी को हम लोग ब्लू व्हाइट स्क्रीनिंग बोलते हैं, ठीक है। दिस इज ब्लू व्हाइट स्क्रीनिंग। वेक्टर कौन सा है, PUC19, PUC19 प्लाज्मिड वेक्टर है ये, ऑप्शन नंबर 1 लगाएंगे। 118 देखेंगे।
क्वेश्चन नंबर 118 देखेंगे। द रेस्पिरेटरी कोशेंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड फैट इज डैश एंड डैश रेस्पेक्टिवली। देखिए आर क्यू वैल्यू आप लोग याद रखते हैं। आर क्यू वैल्यू कार्बोहाइड्रेट के लिए क्या होगा? 1, कार्बोहाइड्रेट के लिए 1, फॉर फैट एंड प्रोटीन इट इज, फैट्स एंड प्रोटीन्स के लिए क्या होगा? लेस देन 1, एंड ऑर्गेनिक एसिड्स के लिए क्या होता है? ऑर्गेनिक एसिड्स के लिए मोर देन 1। ये 3 बेसिक्स आरक्यू वैल्यूज आप हमेशा याद रखेंगे, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट के लिए 1 होगा और फैट के लिए 0.7 होगा। स्पेशली अगर हमने बात किया ट्राई पाल्मिटीन की तो 0.7 होता है, ट्राई पाल्मिटीन या ट्राई पाल्मिटिक एसिड क्या होगा? 0.7। ओके ग्रेट। 119 देखेंगे। ये भी स्ट्रेट फॉरवर्ड आपका एनसीईआरटी से क्वेश्चन है। 119 यहाँ पे एनसीईआरटी की एक इमेज दी हुई है और ये इमेज आपका इपिगाइनस, पेरिगाइनस एंड हाइपोगाइनस फ्लावर का है। ओके, जिसमें से ए जो है वो हाइपोगाइनस फ्लावर है, बी एंड सी पेरिगाइनस फ्लावर है और जो डी है वो इपिगाइनस फ्लावर है। ग्रेट। और इसका एग्जाम्पल्स आपको बताने हैं। अब देखो ए का एग्जाम्पल क्या होगा? मस्टर्ड। रोज और प्लम में क्या होगा? पेरिगाइनस, ठीक है। और इपिगाइनस फ्लावर आपको कहाँ मिलेगा? कुकुरबिटेसी फैमिली यानी कि कुकुम्बर में, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर 1 लगाएंगे, एग्जाम्पल्स याद रखेंगे। 120 आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट विच इज नॉट इनकरेक्ट फॉर आर्थ्रोपोड्स। हाँ जी, यानी कि आपको बेसिकली बताना है कि कौन से करेक्ट है। फर्टिलाइजेशन इज यूजुअली एक्सटर्नल, जी नहीं, आर्थ्रोपोड्स में यूजुअली फर्टिलाइजेशन क्या है? इंटरनल। ओके। काइटिनस एक्सोस्केलेटन, ज्वाइंटेड appendages and segmented body, this is also correct. Circulatory system is closed type, नहीं जी, circulatory system is open type. Just a minute. Identify the statement which is not incorrect for arthropods. So 1/3 of all named species on earth are arthropods. This is also correct. Fertilization is usually external. Okay. Yes, fertilization is usually external. Circulatory system is closed type. No, circulatory system is usually open type. देखिए बच्चा, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा हम करेक्शन करेंगे, ठीक है। यहाँ पे नॉट इनकरेक्ट में से नॉट वर्ड हटा देंगे। आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट विच इज इनकरेक्ट फॉर आर्थ्रोपॉड्स, और इनकरेक्ट कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 3, सर्कुलेटरी सिस्टम इज क्लोज्ड टाइप। ये गलत है। आर्थ्रोपोडा में क्या होगा? ओपन टाइप, ठीक है। फर्टिलाइजेशन इज यूजुअली एक्सटर्नल, दिस इज इनकरेक्ट, सॉरी दिस इज करेक्ट। फर्टिलाइजेशन यूजुअली एक्सटर्नल होता है यहाँ पे। Okay, 1/3 of the all named species on earth are arthropods. This is also correct. Chitinous exoskeleton and jointed appendages and segmented body. This is also correct. ठीक है। Fertilization is usually external. This is also correct. Incorrect statement क्या है कि circulatory system is closed type, ये incorrect है। यहाँ पे क्या होता है? Open type होता है, जैसा कि हम लोगों ने कॉकरोच में देखा है। हाँ जी, कॉकरोच में क्या होता है? साइनसेस होते हैं। हमने पेरिकार्डियल साइनस, विसरल साइनस और पेरिन्यूरल साइनस देखा है। सो ब्लड फ्लोज इन ओपन स्पेसेस कॉल्ड साइनसेस या हीमोसाइनसेस हम लोग इनको बोलते हैं। ग्रेट। इसीलिए जो आपका सर्कुलेटरी सिस्टम है वो ओपन टाइप होता है यहाँ पे। ग्रेट। ओके, सो 120 का थर्ड लगाएंगे। 121 देखेंगे। द ग्रुप ऑफ मिनरल न्यूट्रिएंट्स नोन एज फ्रेमवर्क एलिमेंट्स। ओके, तो फ्रेमवर्क एलिमेंट किन को बोलते हैं हम लोग? NSP, नाइट्रोजन सल्फर फास्फोरस, या फिर CHO, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन। कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन को हम लोग बोलते हैं फ्रेमवर्क एलिमेंट्स, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 लगाएंगे। 122 इन अ पॉपुलेशन बर्थ रेट इज 0.15।
ठीक है जी। तो बर्थ रेट क्या है आपका 0.15, ओके, यानी कि बेसिकली में ये क्या है, नैटिलिटी है, ओके। और डेथ रेट क्या है, डेथ रेट इज 0.08, ओके, यानी कि ये मोर्टालिटी है, ओके। नाउ दे आर आस्किंग कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर, हाँ जी, स्मॉल आर, यानी कि इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज या नेचुरल ग्रोथ क्या है इस पॉपुलेशन की। तो आर हम कैसे निकालते हैं, बी माइनस डी, यानी कि 0.15 माइनस 0.08, आंसर क्या आएगा 0.07, ऑप्शन नंबर 2। 123 देखेंगे क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 123, ये बोल रहा है कि पर्नीशियस अनीमिया किसकी कमी से होता है, ठीक है। पर्नीशियस अनीमिया होता है बेटा विटामिन B12 की कमी से, ठीक है, याद रखेंगे, पर्नीशियस अनीमिया विटामिन B12 की कमी से होता है। माइक्रोसिस्टिक अनीमिया आयरन की कमी से होता है, ठीक है। और नॉर्मोसाइटिक अनीमिया हैवी ब्लड लॉस की वजह से होता है। तो अनीमिया 3 तरह के हमने पढ़ लिए, कौन कौन से, एक पढ़ लिया पर्नीशियस अनीमिया विटामिन B12 की कमी से, माइक्रोसाइटिक अनीमिया जिसमें कि सेल आरबीसी का साइज छोटा हो जाता है, ठीक है, दैट इज बिकॉज ऑफ आयरन की कमी, ठीक है। और नॉर्मोसाइटिक अनीमिया जिसमें कि आरबीसी के साइज में कोई असर नहीं पड़ेगा, ठीक है, ओवरऑल नंबर ऑफ आरबीसी कम हो जाएगा क्योंकि हैवी ब्लड लॉस की वजह से ये होता है, ठीक है। 124 देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ कैंसरस या नियोप्लास्टिक सेल, एग्जिबिट कॉन्टैक्ट इनहिबिशन, जी नहीं, जो कैंसरस सेल्स होते हैं वो कॉन्टैक्ट इनहिबिशन को नहीं शो करते हैं, गलत है ये। स्टार्व द नॉर्मल सेल्स बाय कंपीटिंग फॉर वाइटल न्यूट्रिएंट्स, दिस इज ट्रू। नेवर एग्जिबिट मेटास्टेसिस, नहीं जी, जो कैंसरस सेल्स होते हैं वो मेटास्टेसिस शो करते हैं, ठीक है। एंड रेगुलेटेड एंड कंट्रोल्ड सेल डिवीजन, दिस इज आल्सो नॉट ट्रू, जो कैंसरस सेल्स होते हैं उनमें अनरेगुलेटेड एंड अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन होता है, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर 2 ही सही है, बाकी सब गलत है। 125, मैच द फॉलोइंग कॉलम करेक्टली, देखिए, फ्लोरा, मैनुअल, मोनोग्राफ एंड कैटलॉग्स। देखिए फ्लोरा क्या होता है, फ्लोरा हम लोग बोलते हैं, फ्लोरा इज अ डॉक्यूमेंट जिसमें कि एक पर्टिकुलर एरिया में पाए जाने वाले जितने भी प्लांट्स हैं उनका कंप्लीट इंडेक्स है, हैबिटेट है और उनका डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। सो इट इज अ डॉक्यूमेंट विच कंटेन्स द इंफॉर्मेशन ऑफ ऑल द प्लांट्स फाउंड इन एन एरिया, ठीक है। तो फ्लोरा। मैनुअल क्या होता है बच्चा, मैनुअल हम लोग बोलते हैं एक ऐसा अगेन एक डॉक्यूमेंट है जिसमें कि हम लोग देखेंगे कि इट कंटेन्स नेम ऑफ द प्लांट स्पीसीज एंड उनके आइडेंटिफिकेशंस, ठीक है। मोनोग्राफ, मोनोग्राफ हम बोलते हैं अगेन एक डॉक्यूमेंट है जिसमें कि एक पर्टिकुलर टैक्सॉन के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन होता है, मोनो का मतलब वन, ग्राफ, ओके। तो ये एक अगेन डॉक्यूमेंट है या बुक है जिसमें कि एक पर्टिकुलर टैक्सॉन के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन होगा। कैटलॉग, कैटलॉग जो होता है इट इज बुक ऑफ बोटानिकल टाइटल, हाँ जी, प्लांट्स के होते हैं कैटलॉग्स, ठीक है, जिनमें कि ऑथर का पूरा नाम है, उनके सारे पब्लिकेशंस हैं। तो ये मेनली आपका क्या है, बोटानिकल टाइटल्स होते हैं, बुक्स होते हैं, कैटलॉग्स, ओके। सो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन 1। 126 देखेंगे, बिफोर हाउ मेनी ईयर्स डायनासोर्स सडनली डिसअपीयर्ड फ्रॉम अर्थ। तो डायनासोर्स का एक्सटिंक्शन कब हुआ है, डायनासोर का एक्सटिंक्शन हुआ है आपका सीनोजोइक से जस्ट पहले, सीनोजोइक एरा से जस्ट पहले, यानी कि एट द एंड ऑफ क्रिटेशियस पीरियड के आसपास, यानी कि 65 मिलियन ईयर्स अगो, ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। 127 देखेंगे, इन बैक्टीरिया AAA कोडोन जो है वो लाइसीन अमीनो एसिड को करता है, तो ह्यूमंस में किसको करेगा। देखो हमने क्या बोला था कि जो जेनेटिक कोड्स होते हैं दे आर नियरली यूनिवर्सल, जेनेटिक कोड्स आर नियरली यूनिवर्सल, यानी कि जो कोड बैक्टीरिया में है सेम कोड ह्यूमंस में भी है।
तो बैक्टीरिया में अगर ए कोडोन लाइसिन को कोड कर रहा है तो ह्यूमन में भी ये किसको कोड करेगा? लाइसिन को। 128 पोमैटो इज प्रोड्यूस्ड बाय पोमैटो सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन ऑफ पोटैटो एंड टोमेटो। ठीक है, पोटैटो एंड टोमेटो को हमने हाइब्रिडाइज करेगा कैसे? सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन से, यानी कि प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन से, और इससे हमें क्या मिला? पोमैटो। ऑप्शन 3। 129 मेल इज इम्पोर्टेंट एंड फीमेल इज नॉर्मल, देन विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक कैन बी यूज्ड? आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। हाँ जी, क्यों बोल रहे हैं हम लोग आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन? देखो, इम्पोर्टेंसी का मतलब ये है कि द मेल इज अनेबल टू डिपोजिट द सीमेन इनटू फीमेल बॉडी। हाँ जी, यानी कि फीमेल बॉडी में ये जो मेल है नेचुरली अपना सीमेन जो है वो डिपॉजिट नहीं कर पा रहा है। इसके सीमेन में स्पर्म का नंबर, स्पर्म की मोटिलिटी, ये सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल है। ठीक है, स्पर्म के शेप, साइज, मोटिलिटी, नंबर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ दिक्कत क्या है? डिपॉजिट नहीं कर पा रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे? आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। ओके। 130 मैच द कॉलम 1 विथ कॉलम 2। ब्लैकफुट डिजीज। ब्लैकफुट डिजीज किसकी वजह से होता है? बिकॉज ऑफ आर्सेनिक टॉक्सिसिटी। ठीक है, आर्सेनिक टॉक्सिसिटी। इटाई इटाई, जिसका नाम ही है इट हर्ट्स, ये किसकी वजह से होता है? कैडमियम की पॉल्यूशन की वजह से। ओके, कैडमियम पॉल्यूशन। मीनामाटा, मीनामाटा डिजीज, मीनामाटा बे में हुआ था बिकॉज ऑफ Hg, मर्करी। ओके। लॉस एंजलिस स्मॉग, ये किसकी वजह से हुआ था? PAN, ये फोटोकेमिकल स्मॉग था। ठीक है, तो PAN की वजह से हुआ था। और न्यूमोकोनियोसिस, न्यूमोकोनियोसिस जो होता है दैट इज बिकॉज ऑफ डस्ट। हाँ जी, कॉटन डस्ट, इन सबों से क्या होता है? न्यूमोकोनियोसिस। इट इज अ रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, और उसमें भी ये कैसा है? ये ऑक्यूपेशनल हजार्ड है। ठीक है, ऑक्यूपेशन की वजह से होता है। सो वर्कर्स वर्किंग इन कॉटन इंडस्ट्री, इनको ज़्यादा होता है इस तरह का डिजीज, न्यूमोकोनियोसिस। ओके, सो ऑप्शन नंबर 2 लगाएंगे। प्रेजेंस ऑफ RBC इन यूरिन इज कॉल्ड हिमैट्यूरिया। याद रखेंगे, हिमैट्यूरिया। ओके, अगर RBC यूरिन में प्रेजेंट हो जाए तो इसको हम क्या बोलेंगे? हिमैट्यूरिया। किसकी वजह से होता है? बिकॉज ऑफ एक्यूट या फिर ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस की वजह से। ठीक है, एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, और मे बी बिकॉज ऑफ सर्टेन इंजरी टू द ग्लोमेरुलस। ठीक है, ओके। 132 देखेंगे, फॉस्फोजेन इन वर्टिब्रेट्स। देखिए बेटा, फॉस्फोजेंस क्या होते हैं? फॉस्फोजेंस आर एनर्जी रिच molecules, energy rich molecules containing phosphate that can be stored. ठीक है, तो फॉस्फोजेंस क्या है? फॉस्फोजेंस आर एनर्जी रिच phosphate containing molecules that can be stored. ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि वर्टिब्रेट्स में वर्टिब्रेट मसल्स एंड न्यूरॉन्स हैव क्रिएटिनिन फॉस्फेट। क्या होता है यहाँ पे? क्रिएटिनिन फॉस्फेट, या इन्हीं को हम लोग बोलते हैं फॉस्फोक्रिएटिन। ओके, वर्टिब्रेट्स के मसल्स एंड न्यूरॉन्स में क्या होते हैं? फॉस्फोक्रिएटिन्स, जो कि क्या है? अ टाइप ऑफ फॉस्फोलिपिड्स। ठीक है, इसका रोल क्या है? फॉस्फोक्रिएटिन का रोल क्या है? फॉस्फोक्रिएटिन एक्ट करता है एज अ एनर्जी रिजर्वायर। ठीक है, तो ये एनर्जी स्टोर करता है। जब भी आप विगरस मसल एक्सरसाइज करते हैं तो उस समय ATP का सिंथेसिस लेस होता है, मतलब का रेट जो है वो कम होता है। तो फॉस्फोक्रिएटिन जो है वो डिसोसिएट करके फटाफट एनर्जी देते हैं फॉर विगरस मसल कॉन्ट्रैक्शन। ओके, और फिर बाद में ये जो फॉस्फोक्रिएटिन है ये रीजनरेट हो जाते हैं यूजिंग ATP। ठीक
ठीक है। और ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम क्या बोलते हैं, फॉस्फोजेंस। ओके, तो वर्टिब्रेट्स में फॉस्फोक्रिएटिन जो होते हैं वो फॉस्फोजेंस होते हैं। ऑप्शन नंबर 1 लगाएंगे, ठीक है। 133 देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट ग्रुप्स हैव सिमिलर पिगमेंट कंपोजिशन। ओके, रोडोफाइटा एंड फियोफाइटा। देखिए फियोफाइटा में मेनली क्या है, फ्यूकोजैंथीन है, राइट। फियोफाइटा ब्राउन एल्गी है और इसमें क्या है, फ्यूकोजैंथीन है। ओके, रोडोफाइसी में आपका क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल डी, फाइकोइरिथ्रीन एंड फाइकोसाइनिन मेन कंपाउंड्स, मेन पिगमेंट्स होते हैं। जबकि फियोफाइटा में क्या होगा, क्लोरोफिल ए, ओके, क्लोरोफिल सी एंड फ्यूकोजैंथीन्स। क्लोरोफाइटा में क्या होगा, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, बीटा कैरोटिनॉइड्स एंड सम जैंथीन्स। रोडोफाइटा में आपको मालूम है, साइनोफाइसी में आपको क्या मिलेगा, साइनोफाइसी में क्लोरोफिल ए, ओके, एंड देन देयर इज फाइकोइरिथ्रीन एंड फाइकोसाइनिन। तो रोडोफाइटा और साइनोफाइटा जो है, इनका जो पिगमेंट कंपोजिशन है इट इज ऑलमोस्ट सिमिलर। ऑप्शन नंबर 3 लगाएंगे। 134 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 134। Certain infectious neurological disease were found to be transmitted by agent considered of abnormally folded protein. Okay, these agents are called, तो देखो बेटा, जो आपके prions होते हैं, these are infectious misfolded proteins। हाँ जी, prions क्या होते हैं, infectious misfolded proteins। ओके, और ये बहुत सारे न्यूरोलॉजिकल डिजीज कॉज करते हैं, लाइक कुरू इन शीप, ओके, या फिर जैकब क्राजुफेल्ड सिंड्रोम इन ह्यूमंस, या फिर मैड काउ डिजीज इन कैटल्स, जिसको कि हम लोग बोवाइन एन्सेफेलोपैथी भी बोलते हैं। तो कैटल्स में, शीप में, ह्यूमंस में, इन सब में ये क्या कॉज करते हैं, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। ठीक है, आंसर क्या लगाएंगे, प्रियॉन्स। 135 vector for sleeping sicknesses. Sleeping sickness is caused by trypanosoma, okay, trypanosoma gambiense, और इसका जो वेक्टर है वो कौन है, सिसिफ्लाई। ठीक है, ट्रिपैनोसोमा का सिसिफ्लाई। अच्छा, काला जार कॉज कौन करता है, लिस्मेनिया डोनावानी, और उसका वेक्टर कौन है, सैंड फ्लाई। याद रखेंगे, सैंड फ्लाई, सिसिफ्लाई, सैंड फ्लाई, काला जार, सिसिफ्लाई, स्लीपिंग सिकनेस। ओके, okay, 136 the process by which organisms with common evolutionary history evolve different phenotypic adaptation in response to different environmental challenge is called। देखो बेटा ध्यान से अगर आप इस स्टेटमेंट को पढ़ोगे तो ये बोल रहा है कि ऐसे organisms जिनका कि common evolutionary history है, okay, say for example if we have mammalian ancestor, okay, mammalian ancestor, और mammalian ancestor में हम लोग देख रहे हैं कि जो different organisms हैं उन्होंने different type of phenotypic adaptation किया है, जैसे कि bat, whale and humans। इन तीनों ने अलग तरह का adaptation किया है। इनके जो फोर लिम्स हैं, फोर लिम्स, बैट में क्या हो गया है, विंग्स, वेल में क्या हो गया है, फ्लिपर्स, और ह्यूमंस में क्या हो गया है, हैंड। तो एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर का डिफरेंट फिनोटिपिक एडेप्टेशन हुआ है इन रिस्पॉन्स टू डिफरेंट एनवायरमेंटल चैलेंज, टेरेस्ट्रियल एनवायरमेंट, एरियल एनवायरमेंट एंड एक्वेटिक एनवायरमेंट। तो इसको हम लोग कहते क्या है, दिस इज एडेप्टिव रेडिएशन, दिस इज कॉल्ड एडेप्टिव रेडिएशन। और जो ऑर्गन्स हमको हम क्या बोलेंगे, होमोलोगस ऑर्गन्स, करेक्ट। सो ऑप्शन 1। 137 ये आपका रिपीट क्वेश्चन है, ओके, पिछले एफएसटीज में भी आया था, आ रखा है, और ये एनसीईआरटी का डायरेक्ट डायग्राम है, ध्यान से देखेंगे। जो डी है वो कंसंट्रेशन ऑफ द पॉल्यूटेंट है, ए जो है दैट इज पॉइंट ऑफ सीवेज डिस्चार्ज है, बी इज डिसॉल्व ऑक्सीजन एंड सी इज बीओडी,
biological oxygen demand. Option number 2. 138. Out of the total cost of various ecosystem services, climate regulation and habitat for wildlife accounts for. हाँ जी, तो climate regulation and habitat for wildlife accounts for 6% each. NCERT की लाइन है बेटा, याद रखेंगे, ठीक है। याद कीजिए, सॉइल फॉर्मेशन अकेले 50% को कर रहा था, ठीक है। क्लाइमेट रेगुलेशन एंड हैबिटेट फॉर वाइल्ड लाइफ 6% ईच कर रहा है। ऑप्शन नंबर 3। 139. व्हाट गैसेस आर प्रोड्यूस्ड इन एनाएरोबिक स्लज डाइजेस्टर, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है ये आपका वाटर ट्रीटमेंट, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट से है, और यहाँ पर जो एनाएरोबिक स्लज डाइजेस्टर टैंक होता है उसमें एनाएरोबिक बैक्टीरिया की वजह से यहाँ पर बायोगैस का प्रोडक्शन होता है, ठीक है। और बायोगैस का कंपोजिशन क्या होगा? मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है। याद रखेंगे कि बायोगैस का कंपोजिशन क्या है? CO2, H2S एंड CH4। इसलिए ऑप्शन नंबर 2 लगाएंगे। क्वेश्चन 140 देखेंगे। ह्यूमन डिराइव्स काउंटलेस डायरेक्ट इकोनॉमिक बेनिफिट्स फ्रॉम नेचर। हाँ जी, काउंटलेस direct benefits from the nature, example food, firewood, fiber, etc. हाँ जी, ये सब किस में हमने रखा है? These all are narrow utilitarian category, ठीक है। broad utilitarian में हमने किसको रखा है? like oxygen, like pollination, हाँ जी। तो ये सब सर्विसेज को हमने किस में रखा है? broad utilitarian में, ठीक है। ग्रेट। एथिकल कैटेगरी में बिल्कुल ही अलग है, वहाँ पर हमने जो सीरीन ब्यूटी आपको नेचर दे रहा है, जो क्लीननेस का फीलिंग दे रहा है, वो सब कुछ हमने कहाँ रखा है? एथिकल में, ठीक है। सो जो भी इकोनॉमिक सर्विसेज हैं उसको हमने नैरो ब्रॉडली यूटिलिटेरियन में डाला है और एक एथिकल कैटेगरी में डाला है। नैरो में क्या डाला है? ऑल द प्रोडक्ट्स दैट वी ऑब्टेन फ्रॉम इकोसिस्टम, ठीक है। इसको हमने कहाँ रखा है? नैरो यूटिलिटेरियन में। जो सर्विसेज हमको मिलती हैं उसको हमने कहाँ रखा है? ब्रॉडली यूटिलिटेरियन में। सो ऑप्शन 1। 141. स्टेलर डिस्टेंस इज टू बी मेजर्ड इन व्हाट? स्टेलर डिस्टेंस मतलब, स्टेलर का मतलब होता है स्टार। दो स्टार्स के बीच के जो डिस्टेंस है, यानी कि यूनिवर्स में जो डिस्टेंस है वो आप किस यूनिट में नापते हो? दिस इज इन लाइट ईयर, ओके। और लाइट ईयर क्या होता है? लाइट ईयर, 1 लाइट ईयर इज द डिस्टेंस विच लाइट विल ट्रैवल इन 1 ईयर। एक साल में लाइट जितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा उसको हम 1 लाइट ईयर कहते हैं, ठीक है। एंड इट इज अ ह्यूज नंबर। 142. A corolla which is made up of 5 petals consisting of posterior standard, देखो यहाँ पर 5 पेटल्स हैं जिसमें से जो पोस्टीरियर है वो स्टैंडर्ड है, बड़ा सा, ओके। 2 lateral wings, 2 lateral wings, okay, and 2 anterior ones, 2 anterior ones, forming a कील। यहाँ पे कील का फॉर्मेशन हो गया। तो ये जो है ये क्या है? बेसिकली में ये आपका लेग्यूमिनेसी का कैरेक्टर है, ठीक है। लेग्यूमिनस प्लांट में आप देखते हो कील का फॉर्मेशन होता है। इस तरह का एस्टिवेशन आपको कहाँ देखने को मिलता है? लेग्यूमिनेसी फैमिली में। तो कहाँ मिलेगा आपको? ल्यूपिन। ल्यूपिन किसका एग्जांपल है? लेग्यूमिनस प्लांट का। इसीलिए ऑप्शन 1 लगाएंगे। मस्टर्ड, ट्यूलिप एंड पेटूनिया तो नहीं होगा, ठीक है। सोलानेसी है, क्रूसीफेरी है और एक लिलिएसी फैमिली का मेंबर है। और ल्यूपिन किसका है? लेग्यूमिनेसी का। 143 देखेंगे। फ्लेशी लीव्स अकर इन अनियन एंड गार्लिक। अनियन एंड गार्लिक में जो आप एडिबल पोर्शन है जो आप खाते हो वो क्या है? फ्लेशी लीफ है, ओके। दैट परफॉर्म्स फंक्शन ऑफ स्टोरेज ऑफ फूड। आंसर लगाएंगे ऑप्शन 3, अनियन एंड गार्लिक। 144. Nucleolus disappear completely and the nuclear envelope also break by the end of diakinesis, leptotene, पैकेटीन, जाइगोटीन। देखिए बेटा याद रखेंगे, मियोसिस 1 के प्रोफेज 1
में 5 सब स्टेजेस होते हैं, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन, डिप्लोटीन एंड डायाकाइनेसिस। ठीक है, न्यूक्लियोलस एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर करेगा लास्ट सब फेज में जाकर के, यानी कि डायाकाइनेसिस में। ऑप्शन नंबर 1। 145, according to genic balance theory of C.B. Bridge, which is correct for AAA plus XX Y कंडीशन। हाँ जी, देखो इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने से पहले सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि जेनिक बैलेंस थ्योरी कहता क्या है। ठीक है, व्हाट इज जेनिक बैलेंस थ्योरी। देखिए बेटा, जेनिक बैलेंस थ्योरी सीबी ब्रिज ने दे रखा है, और जेनिक का मतलब जेनेटिक और बैलेंस का मतलब होता है तराजू। हाँ जी, जिसपे आप वेट मेजर करते हो या कोई भी चीज का वेट मेजर करते हो उसको क्या बोलते हैं, बैलेंस। अब देखिए जेनिक बैलेंस थ्योरी क्या बोल रहा है, जेनिक बैलेंस थ्योरी बोलता है कि जो सेक्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज डिटरमाइंड बाय द रिलेटिव परसेंटेज या रिलेटिव अमाउंट ऑफ एक्स क्रोमोसोम। एक्स क्रोमोसोम एंड ऑटोजोम्स का जो रेशियो होता है वो डिटरमाइन करेगा कि किसी भी ऑर्गेनिज्म का सेक्स क्या होगा। क्या बोलता है वो देखो, एज पर दिस थ्योरी, अगर नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम अपॉन नंबर ऑफ बेसिक सेट ऑफ ऑटोसोम्स, याद रखेंगे, यहां पे ध्यान देंगे, नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम अपॉन नंबर ऑफ बेसिक सेट ऑफ ऑटोसोम्स की वैल्यू अगर 0 है ना, इसकी वैल्यू देखिए यहां पर दिखा देता हूं मैं, एक बैलेंस बना देता हूं। इसकी वैल्यू अगर 0 से लेकर के 0.5 के बीच में है तो ये क्या होगा, मेल। अगर 0.5 से लेकर के 1 के बीच में है तो ये होगा इंटरसेक्स। ठीक है, और अगर 1 से अधिक है तो क्या होगा, फीमेल। बात समझ में आ रही है। तो जेनिक बैलेंस थ्योरी क्या बोल रही है, अगर मान लीजिए ये जो सेक्स है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम अपॉन नंबर ऑफ बेसिक सेट ऑफ ऑटोसोम्स, याद रखेंगे। ठीक है, अगर ये वैल्यू 0 से 0.5 के बीच में है तो मेल है, 0.5 से 1 के बीच में है तो इंटरसेक्स है, और अगर 1 से अधिक है तो फीमेल है। अब इस कंडीशन में क्या होगा, देखिए नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम 2 एंड बेसिक सेट ऑफ ऑटोसोम्स कितना है, 3, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी आ गई, मतलब 2/3, यानी कि 0.67, अप्रोक्सीमेटली 0.67, यानी कि ये क्या होगा, इंटरसेक्स। ठीक है, तो ऑप्शन क्या लगाएंगे, ऑप्शन लगाएंगे थर्ड, इंटरसेक्स। ठीक है, ओके 146 देखेंगे। Mating of more closely related individuals within the same breed for 4 to 6 generation is termed as, क्या बोलते हैं इसको हम लोग, इनब्रीडिंग। हाँ जी, इनब्रीडिंग एनिमल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स या एनिमल हस्बेंड्री वाले टॉपिक में आपने पढ़ा है। अगर 4 to 6 जनरेशन के बीच में क्लोजली रिलेटेड जो एनिमल्स होते हैं, जो कि 4 से 6 जनरेशन से कम दूर होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिजम्स, और इनके बीच में अगर आपने ब्रीडिंग कराया तो उसको हम क्या बोलेंगे, इनब्रीडिंग। हाँ जी, सो ऑप्शन 4। 147, among the following which statement is false? Heart is protected by pericardium which is double walled membranous bag। बिल्कुल सही बात है, हार्ट में जो पेरिकार्डियम होता है वो डबल मेम्ब्रेन होता है। जो बाहर वाला होता है उसको बोलेंगे पेराइटल पेरिकार्डियम, जो अंदर वाला होता है उसको हम क्या बोलेंगे, विसरल पेरिकार्डियम। ओके, सेकंड, एट्रियम, देखिए यहाँ पर सेकंड लिखा हुआ है एट्रियम, एंड यहाँ पे लिखा हुआ है एवी सेप्टम वेंट्रिकल्स। हाँ जी, तो एट्रियम और वेंट्रिकल्स के बीच में क्या होता है, वेंट्रिकल्स के
बीच में क्या होता है, एवी सेप्टम, दिस इज करेक्ट। पल्मोनरी हार्ट, पल्मोनरी हार्ट, पल्मोनरी हार्ट मतलब क्या है, राइट साइड ऑफ द हार्ट या राइट हार्ट, ओके। और पल्मोनरी हार्ट से हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर क्या होता है, पल्मोनरी आर्टरी, और पल्मोनरी आर्टरी में क्या होता है, सेमील्यूनर वाल्व्स, करेक्ट। तो पल्मोनरी हार्ट से ब्लड जो है वो कहाँ जाता है, लंग्स को, किसके थ्रू जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू, और इसमें वाल्व कौन सा होता है, सेमील्यूनर वाल्व, सो दिस वन इज करेक्ट। बट इसके आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, लंग्स के आगे दिया हुआ है एक एरो, और इसमें लिखा हुआ है आयोटिक सेमील्यूनर वाल्व्स, और इधर लिखा हुआ है सिस्टेमिक हार्ट। देखिए बेटा, लंग्स से जो ब्लड होता है वो आयोटा से नहीं बल्कि पल्मोनरी वेन से आएगा, कहाँ, सिस्टेमिक हार्ट में, यानी कि लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट, और यहाँ पे सेमील्यूनर वाल्व्स नहीं होते हैं, यहाँ पे इनफैक्ट कोई वाल्व नहीं होते हैं, सो दिस इज इनकरेक्ट, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन देखिए, क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम कंसिडर्ड टू बी मोर एडवांटेजियस, दैट इज करेक्ट। हाँ जी, तो ऑप्शन 1, 2 एंड 4 सही है, जो थर्ड है वो इनकरेक्ट है, सो ऑप्शन 3। 148, deficiency symptom of which element are visible first in senescent leaves। हाँ जी, जो old senescent leaves होते हैं उनमें सबसे पहले किस एलिमेंट की डेफिशिएंसी जो है वो विजिबल होती है, दैट इज मैग्नीशियम एंड पोटाशियम, ओके। तो मैग्नीशियम और पोटाशियम की जो डेफिशिएंसी है वो सबसे पहले विजिबल होती है इन senescent leaves। 149, कैजुअरीना शोज, कैजुअरीना एक प्लांट है, ठीक है, और इट लुक्स लाइक अ पाइन ट्री बट इट इज नॉट पाइन ट्री, ठीक है, और ये आपको कोस्टल एरियाज में ज़्यादा मिलेंगे, इसमें भी नीडल लाइक लीव्स होते हैं। तो कैजुअरीना शोज पोरोगैमी, मीजोगैमी, चैलेजोगैमी या ऑल ऑफ दीज, यहाँ पर याद रखेंगे कि कैजुअरीना में होता है चैलेजोगैमी, ठीक है, क्या होगा, चैलेजोगैमी। अब ये होता क्या है वो देख लो, मान लीजिए कि ये आपका क्या है, ओव्यूल, यहाँ पर आपका एक्सेल है, दिस इज योर synergids, this is central cell and these are 3 antipodal cells। यहाँ पर आपका क्या हो गया, inner integument and this is your outer integument, correct। now अगर ध्यान देंगे अब आप लोग यहाँ पे, अगर पॉलन ट्यूब की एंट्री यहाँ से हो रही है, मतलब एग्जैक्टली थ्रू दी synergids, तो हम इसको बोलेंगे पोरोगैमी, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, पोरोगैमी। अगर माइक्रोपाइल से हो रहा है तो हम इसको बोलेंगे पोरोगैमी, ठीक है। अगर ये यहाँ पे कहीं से हो रहा है एंट्री, ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे मीजोगैमी। और अगर चैलेजल एंड से हो रहा है तो हम इसको बोलेंगे चैलेजोगैमी, ठीक है। तो आपका जो पॉलन ट्यूब है वो किधर से एंटर कर रहा है, इन द ओव्यूल, दिस, इसकी वजह से आपकी जो फर्टिलाइजेशन है वो अलग अलग तरह की होगी। अगर ये माइक्रोपाइल से हो रहा है तो पोरोगैमी, अगर ये चैलेजल एंड से हो रहा है तो चैलेजोगैमी, अगर और कहीं से हो रहा है तो हम इसको बोलेंगे मीजोगैमी, ठीक है, करेक्ट है। कैजुअरीना में आपको क्या देखने को मिलेगा, चैलेजोगैमी, डेटा है, याद रखेंगे। Well, 150 अगेन एनसीईआरटी से सीधा सीधा क्वेश्चन है। इन रिवेट ऑपर हाइपोथेसिस विंग्स रिवेट्स आर कंपेयर्ड विथ, विंग्स रिवेट्स किससे हमने कंपेयर किया था, विथ द कीस्टोन स्पीसीज। क्यों, क्योंकि अगर विंग्स के रिवेट्स अगर निकल गए तो विंग्स कमजोर हो जाएगा और प्लेन तुरंत ही क्या होगा, क्रैश कर जाएगा, ठीक है। सो विंग्स में पाए जाने वाले जो रिवेट्स हैं, जो स्क्रूज हैं, वो बहुत ही क्या है, इंपॉर्टेंट है। अगर आपने एक भी स्क्रू निकाला तो प्लेन बहुत जल्दी डिस्टेबलाइज कर जाएगा। इसको हमने कोरिलेट किया है कीस्टोन स्पीसीज इन द इकोसिस्टम, ठीक है। तो इकोसिस्टम में कुछ ऐसे स्पीसीज होते हैं
जिनका नंबर कम है, अगर उनको जैसे ही आपने हटाया, जो इकोसिस्टम है वो तुरंत क्या हो जाएगा, डिस्टेबलाइज हो जाएगा। और इसका एग्जांपल हमने देखा था किस केस में, इन केस ऑफ स्टारफिश। हाँ जी, कैलिफोर्निया के कोस्ट पे हमने जो स्टारफिश हैं उनको निकाल दिया था, एक साल में 10 इनवर्टिब्रेट स्पीसीज क्या हो गए, एक्सटिंक्ट हो गए। तो ये जो स्टारफिश है, ये एक स्पीसीज 10 स्पीसीज के मेंटेनेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, यानी कि क्या है, कीस्टोन स्पीसीज है। ठीक है, सो ऑप्शन 4 151 देखेंगे, विच ऑफ दीज डज नॉट हैपन ऑन स्टिमुलेशन ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की बात कर रहे हैं। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जब स्टिमुलेट होगा तो क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ब्लड वेसल्स एंड हाई ब्लड प्रेशर, करेक्ट, इट हैपेंस। डायलेशन ऑफ ब्रोंकाई एंड प्यूपिल, ये भी होता है। इरेक्शन ऑफ हेयर्स, यस, जो बॉडी हेयर्स होते हैं, पाइलोरेक्शन, ये होता है। इंक्रीज्ड सिक्रेशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस, नो। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का जीआई सिस्टम पे यानी कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम पे नेगेटिव इफेक्ट है, इनहिबिटरी इफेक्ट है। सलाइवा का सिक्रेशन बंद, पेरिस्टाल्सिस बंद, गैस्ट्रिक सिक्रेशन का सिक्रेशन, गैस्ट्रिक जूस का सिक्रेशन बंद। हाँ जी, तो ओवरऑल जीआई ट्रैक्ट पे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का कैसा इफेक्ट है, इनहिबिटरी, इसीलिए फोर्थ नहीं होगा, ऑप्शन 4 इज इनकरेक्ट। 152 ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ मिक्ट्यूरेशन, मिक्ट्यूरेशन क्या होता है, मिक्ट्यूरेशन हम बोलते हैं द एक्ट ऑफ रिलीजिंग यूरिन आउटसाइड द बॉडी। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, मिक्ट्यूरेशन। और इसमें क्या होगा, जो यूरिनरी ब्लैडर है वो कॉन्ट्रैक्ट होता है और जो यूरिथ्रल स्फिंक्टर है वो रिलैक्स होगा। याद कीजिए, दिस वाज योर यूरिनरी ब्लैडर और ये आपका क्या है, यूरेथ्रा। यहाँ पर क्या है, दिस इज योर यूरेथ्रल स्फिंक्टर। तो इस ये क्या होगा, रिलैक्स। और यूरिनरी ब्लैडर जो है, जो ब्लैडर है वो क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट। जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तभी तो यूरिन बाहर निकलेगा। ठीक है, तो ड्यूरिंग मैच्योरेशन क्या होगा, ब्लैडर विल कॉन्ट्रैक्ट एंड स्फिंक्टर विल रिलैक्स। ओके, और ये सब किसके कंट्रोल में है, ये होता है एएनएस के कंट्रोल में। किसके, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, एएनएस के कंट्रोल में होगा। ठीक है, लेकिन एएनएस में होने के बाद भी मैच्योरेशन इज अ वॉलेंटरी एक्ट या वॉलेंटरी होता है ये, और ये किसकी वजह से होगा, थ्रू ट्रेनिंग। ओके, सो ऑप्शन नंबर 2। 153 देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स और सेल्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू आर करेक्टली मैच्ड विद देयर फिगर एंड फंक्शन। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं, इस क्वेश्चन को। यहाँ पे कुछ सेल्स के फिगर्स बने हुए हैं, उनका नाम लिखा हुआ है और उनके फंक्शंस को आपको मैच करना है। सबसे पहला देखो प्लाज्मा सेल, और जो फिगर बने हुए हैं वो व्हील कार्ड सेल बना हुआ है। ठीक है, जो न्यूक्लियस है वो व्हील कार्ड शेप का है। प्लाज्मा सेल क्या होता है बेटा, प्लाज्मा सेल इज एक्टिवेटेड बी लिम्फोसाइट। ठीक है, प्लाज्मा सेल क्या होता है, एक्टिवेटेड बी लिम्फोसाइट। फंक्शन क्या होता है इसका, प्रोडक्शन एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एंटीबॉडी, बिल्कुल सही है। मैक्रोफाज, मैक्रोफाज का जो शेप है वो भी सही है, और इसका फंक्शन क्या होता है, फैगोसाइटोसिस, करेक्ट है। सी लिम्फोसाइट, स्कैवेंजर सेल, लिम्फोसाइट्स आर नॉट स्कैवेंजर सेल्स। ठीक है, स्कैवेंजर्स कौन होते हैं, मेनली फैगोसाइटिक सेल्स आर स्कैवेंजर सेल्स, तो ये गलत है। मास्ट सेल्स, मास्ट सेल एक तरह के क्या होते हैं, बेसोफिल सेल्स होते हैं। ठीक है, और इनका फंक्शन क्या है, सिक्रेशन ऑफ हिस्टामाइन, ये भी करेक्ट है। तो ए बी डी जो है वो करेक्ट है, सी इनकरेक्ट है, ऑप्शन 4। 154 देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन रिप्रेजेंट्स करेक्ट मैचिंग पेयर। कार्बन मोनोऑक्साइड एस्फिक्सिएशन होगा, क्यों, कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन से बाइंड करके क्या बन जाएगा, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, फिर हीमोग्लोबिन कम बचेंगे तो प्रॉपर ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट नहीं होगा, जिसकी वजह से दम घुटेगा, एस्फिक्सिएशन होगा। सो कार्बन मोनोऑक्साइड एस्फिक्सिएशन। मीथेन ग्रीन हाउस इफेक्ट, नाइट्रोजन ऑक्साइड फोटोकेमिकल स्मॉग, सल्फर ऑक्साइड क्लोरोफिल डिस्ट्रक्शन। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। 155 देखेंगे, बायोलॉजिकल क्लॉक इज मेंटेन्ड बाय, बायोलॉजिकल क्लॉक किसी ये जो क्लॉक है ये कौन मेंटेन करेगा, पीनियल ग्लैंड,
विद द हेल्प ऑफ मेलाटोनिन, ओके, और ये सर्काडियन रिदम को मेंटेन करने में हेल्प करता है। ऑप्शन नंबर 1। 156 इन अ डाईहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस, ठीक है, डाईहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस किया है जिसमें से कि हमें कितने मिले हैं 200 रिकॉम्बिनेंट्स, ठीक है, डाईहाइब्रिड क्रॉस में हमें कितना क्या मिल रहा है 200 रिकॉम्बिनेंट्स, कितने में 200 रिकॉम्बिनेंट्स मिल रहे हैं इन अ टोटल ऑफ 2500 प्रोजेनिस। हाँ जी, तो इससे आपका रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी मिल जाएगा, रिकॉम्बिनेंट परसेंटेज मिल जाएगा, इतना बाई इतना इंटू 100, सो वी विल गेट व्हाट रिकॉम्बिनेशन या रिकॉम्बिनेंट परसेंटेज कितना आएगा 8%। सो रिकॉम्बिनेंट का परसेंटेज कितना होगा 8%, और जितना परसेंट रिकॉम्बिनेंट होते हैं उतना ही दो जीन के बीच में क्या होगा डिस्टेंस होगा। देयरफॉर ये जो दो जीन है इनके बीच का डिस्टेंस क्या होगा 8 सेंटीमॉर्गन। ओके, ऑप्शन नंबर 3 कैसे निकाला, याद है जब भी आपको इस तरह का क्वेश्चन आए तो आपको सबसे पहले क्या निकालना है रिकॉम्बिनेंट का परसेंटेज। कैसे निकालेंगे नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ प्रोजेनिस इनटू 100। ओके, 157 देखेंगे which of the following pair is incorrectly matched, ठीक है, इनकरेक्ट मैच आपको दिखाना है इसमें से कौन सा है। ईस्ट ए माइटोसिस डिवीजन, बिल्कुल सही बात है, ईस्ट में ए माइटोसिस होता है। पेनिसिलियम हैव ग्रीन कलर, ग्रीन मोल्ड बोलते हैं पेनिसिलियम नोटेटम को, बिल्कुल सही है। फाइटोप्थोरा, फाइटोप्थोरा एल्गल फंजाई है, यहाँ पे सेल्यूलोजिक सेल वॉल होता है, सो दिस इज आल्सो करेक्ट। फोर्थ, फ्रैंकिया shows association with legume, फ्रैंकिया shows symbiotic relationship with non-leguminous plant, हाँ जी, leguminous plant के साथ नहीं होता है, तो फोर्थ इज इनकरेक्ट और ये आपका सही आंसर है। 158 इन मसल फाइबर कैल्शियम प्लस 2 इज स्टोर्ड इन, कहाँ स्टोर होगा सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ऑप्शन नंबर 1। 159 सर्जिकल रिमूवल ऑफ यूट्रस इज हिस्टेरेक्टोमी, ठीक है, ये सब टर्म्स हैं आप याद रखेंगे। सर्जिकल रिमूवल ऑफ यूट्रस को क्या बोलते हैं हिस्टेरेक्टोमी। ओके, वैसेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी आपको मालूम है, ट्यूबेक्टोमी क्या होता है फैलोपियन ट्यूब को कट कर देना, वैसेक्टोमी वास डिफरेंस को कट कर देना, ठीक है, ऑर्किडेक्टोमी टेस्टिस को रिमूव कर देना, ठीक है। 160 देखेंगे लॉन्ग डे प्लांट्स शो फ्लावरिंग व्हेन, लॉन्ग डे प्लांट में फ्लावरिंग कब होगी जब पीएफआर का कंसंट्रेशन अधिक होगा, याद रखिए। फोटो पीरियोडिज्म किसकी वजह से हो रहा था बिकॉज ऑफ फाइटोक्रोम, ओके, और फाइटोक्रोम के दो आपके क्या थे दो फॉर्म्स थे पीआर एंड पीएफआर, फाइटोक्रोम रेड एंड दूसरे को क्या बोलते हैं फाइटोक्रोम फार रेड। बात समझ में आ रही है? तो अगर आपका पीआर से पीएफआर कब बनेगा जब लॉन्ग डे प्लांट्स होंगे, जब आपका वेवलेंथ अधिक मिलेगा, फार रेड लाइट मिलेगा, ठीक है, ये कब होगा जब आपको फार रेड, ठीक है। और पीएफआर से पीआर कब बनेगा जब सिर्फ आपको रेड लाइट, ठीक है। तो याद रखेंगे कि इन केस ऑफ लॉन्ग डे प्लांट्स पीएफआर का कंसंट्रेशन अधिक होता है और ये इंड्यूस करेगा फ्लावरिंग को यानी कि फ्लोरिजन के कंसंट्रेशन को, ठीक है। तो लॉन्ग डे प्लांट्स में पीएफआर का आपका जो कंसंट्रेशन है वो क्या होगा अधिक होगा। अगर एक चीज और आप लोग याद रखेंगे कि पीएफआर और पीआर में पीआर इज द मोर एक्टिव फॉर्म देन पीएफआर। Anyways,
तो लॉन्ग डे प्लांट्स में फ्लावरिंग कब होगी? जब पीएफआर का कंसेंट्रेशन अधिक होता है। 161 ऑर्गन ऑफ कोर्टाई इज फाउंड इन, ऑर्गन ऑफ कोर्टाई कहाँ मिलता है आपको? इन स्कैला मीडिया। ऊपर वाला क्या है? स्कैला वेस्टिबुला, नीचे क्या है? स्कैला टिम्पैनी, और बीच में क्या है? स्कैला मीडिया, और इसमें क्या है? एंडोलिम्फ। और स्कैला मीडिया में हम क्या देखते हैं? हेयर सेल्स हैं, उसके ऊपर टेक्टोरियल मेम्ब्रेन है, और इस पूरे स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? ऑर्गन ऑफ कोर्टाई। ठीक है, चलिए। इन सम प्लांट्स persistent nucellus is known as, देखिए अगर किसी प्लांट के ओव्यूल में न्यूसेलस अगर बचा रह जाए तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन ये न्यूसेलस किस में कन्वर्ट हो जाएगा? पेरिस्पर्म में। ठीक है, तो न्यूसेलस किस में कन्वर्ट होता है? पेरिस्पर्म में। और ऐसे सीड को हम क्या बोलेंगे? पेरिस्पर्मिक सीड। ओके, जैसे कि आप कहाँ देखते हो? इन केस ऑफ ब्लैक पेपर, वो क्या है? पेरिस्पर्मिक सीड है। ओके, तो 163 देखेंगे, यहाँ पे एक डायग्राम दिया हुआ है और ABCD आपको बताना है। ए क्या है? दीज आर थायराइड लोब्यूल्स या थायराइड ग्लैंड, B इज योर isthmus, C इज ट्रैकिया, एंड D इज पाराथायराइड ग्लैंड्स, ऑप्शन नंबर 2। 164 द पार्ट ऑफ सॉइल प्रोफाइल अफेक्टेड बाय क्लाइमेटिक फैक्टर, सोलम, हाँ जी, B होराइजन, C होराइजन, ये सब अफेक्टेड नहीं होते हैं। ठीक है, सब सॉइल भी अफेक्टेड होगा, लेकिन यहाँ पर टॉप सॉइल भी होगा। टॉप सॉइल और सब सॉइल दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? सोलम, और टॉप सॉइल सब सॉइल दोनों अफेक्ट होता है, यानी कि सोलम अफेक्ट होता है। ऑप्शन 1 लगाएंगे यहाँ पे। 165 देखेंगे, क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम इज नॉट फाउंड इन, एनालिडा में होगा, कॉर्डेटा में भी होगा, हेमिकॉर्डेट्स, एलिनोग्लोसस याद कीजिए, वहां पर सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा है? ओपन। सो ऑप्शन 2। लिप्स आर मूवेबल बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ विच मसल, याद रखेंगे, ऑर्बिक्युलरिस ओरिस करके एक मसल होता है जो कि आपके लिप के मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ऑप्शन नंबर 2। ठीक है। 167 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन वाज गिवन बाय R.H. Whitaker. Which is microbial insecticide? Bacillus thuringiensis। हाँ जी, तो Bacillus thuringiensis जो होता है BT, इसी से हमने BT टॉक्सिन निकाला है। So this is insecticidal. Okay. 169 large hole in Swiss cheese are due to production of large amount of CO2 by a bacterium known as Propionibacterium serrani, option 3। 170 देखेंगे, Krebs cycle, mitochondria, diaphragm, inspiration and expiration, larynx किससे मैच होगा? आपका cartilage, ओके, पॉन्स न्यूमोटॉक्सिक सेंटर, और क्लोराइड शिफ्ट क्या होता है? डिफ्यूजन ऑफ क्लोराइड आयन फ्रॉम प्लाज्मा इनटू आरबीसी, या इसी को क्या बोलते हैं? हैमबर्गर्स इफेक्ट। सो ऑप्शन नंबर 4। 171 देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू द स्पोरोफाइटिक जनरेशन ऑफ जिम्नोस्पर्म? स्पोरोफाइटिक जनरेशन की बात कर रहे हैं, यानी कि 2n जनरेशन की बात कर रहे हैं, डिप्लॉइड जनरेशन की। लीफ डिप्लॉइड होता है, ओव्यूल में हैप्लॉइड डिप्लॉइड दोनों होता है, राइट। एम्ब्रियो डिप्लॉइड होता है, लेकिन मेगास्पोर इज ऑलवेज हैप्लॉइड, वो क्या है? गैमेटोफिटिक जनरेशन है, इसीलिए ऑप्शन 3 लगाएंगे। 172 बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज इज नॉट एप्लीकेबल फॉर, देखो बेटा, बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज अर्नस्ट मेयर ने दिया था, और इसके अकॉर्डिंगली हम क्या बोलते हैं? स्पीसीज इज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर ऑर्गेनिजम्स व्हिच कैन फ्रीली इंटरब्रीड इन नेचर टू प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। ठीक है, तो यहाँ पर हम इंटरब्रीडिंग की बात करते हैं। इंटरब्रीडिंग किस में होगा? सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म में, एसेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म में नहीं होता है। इसीलिए biological concept of species is only applicable for sexually reproducing organisms, यानी कि किसके लिए applicable नहीं होगा? asexual reproducing organism, option 2। 173 the given diagram shows pneumatophores in what? सुंदरी tree, जिसको हम rhizophora भी बोलते हैं, option 4। 174 which of the following provides immunity to digestive tract against antigen? बेटा यहाँ पे ध्यान रखेंगे, जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है यहाँ पे आपके पास क्या होता है?
MALT, म्यूकस एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू। ओके, म्यूकस है, म्यूकोसल मेम्ब्रेन है यहाँ पर, और वहां पर क्या है, माल्ट है, म्यूकस एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू। और ये लिम्फोइड टिश्यू क्या करेगा, सीक्रीट्स एंटीबॉडी। हाँ जी, और सिक्रीटरी एंटीबॉडी कौन सा होता है, IgA इज योर सिक्रीटरी एंटीबॉडी। ठीक है, इसीलिए डाइजेस्टिव सिस्टम में जो इम्यूनिटी होती है वो कौन प्रोवाइड करेगा, IgA। ठीक है, ये बात आप लोग समझ लेंगे, आंसर 3 लगाएंगे, IgA सिक्रीटरी एंटीबॉडी। और जहां पे भी हम माल्ट की बात करेंगे या गाल्ट की बात करेंगे, गट एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू, वहां पे भी हमको क्या मिलेगा, IgA। ओके, 175 देखेंगे, which epithelium helps in filtration and diffusion? It is simple squamous। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये, पहले भी पूछा गया है इन डिफरेंट फॉर्म। तो आंसर क्या लगाएंगे, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम। 176, if a cell has 40 यूनिट DNA, ठीक है, एक सेल में कितना है, 40 यूनिट DNA है, DNA का कंटेंट दिया हुआ है 40 यूनिट, और क्रोमोसोम का नंबर कितना दिया हुआ है, 20 क्रोमोसोम्स। ठीक है, कहां पे, इन प्रोफेज 1। प्रोफेज 1 का कंडीशन क्या होता है, इट इज 2n4c। ठीक है, तो पूछ रहा है कि अमाउंट ऑफ DNA एंड क्रोमोसोम इन गैमेट्स रेस्पेक्टिवली। याद रखिए, प्रोफेज में इतना है और गैमेट्स में क्या होता है, गैमेट्स में होता है NC। तो गैमेट में कितना हो जाएगा, n की वैल्यू यहाँ पे 2n40 था, तो n कितना हो जाएगा 10। ओके, 2n was 40, तो n was सॉरी 2n and 4c। ओके, तो यहाँ पर 2n है और 4c है, यहाँ पर 4c की वैल्यू कितनी है, 40 यूनिट, एंड 2n की वैल्यू कितनी है, 20। डॉटर या जो गैमेट सेल्स हैं इसमें क्या होता है, NC, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी 10, और c की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10 यूनिट्स, तो 10 and 10। ओके, सो ऑप्शन 4 लगाएंगे, 10 and 10। 177 देखेंगे, which one of the following is not a constituent of cell membrane? ठीक है, सेल मेम्ब्रेन में फॉस्फोलिपिड होता है, कोलेस्ट्रॉल होता है, ग्लाइकोलिपिड्स भी होता है, लेकिन प्रोलीन इज अ अमाइनो एसिड, प्रोलीन इज एन अमाइनो एसिड, ये नहीं होता है, ऑप्शन 4 लगाएंगे। 178, स्टडी फीचर्स A to D। हाँ जी, और बताना है कि इसमें से टीनोफोरा का जो नाम है, द टर्म टीनोफोरा, ये किससे डिराइव हुआ है, प्रेजेंस ऑफ कोलोब्लास्ट सेल्स, प्रेजेंस ऑफ पैडल लाइक कॉम्ब प्लेट, प्रेजेंस ऑफ नीडोब्लास्ट, प्रेजेंस ऑफ साइडिपीड लार्वा। देखिए, टीनोफोरा को हम लोग कॉम्ब जेली बोलते हैं। ठीक है, टीनोफोरा इज कॉम्ब जेली, और ये नाम कहाँ से आया है, बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ पैडल लाइक कॉम्ब प्लेट्स, पैडल लाइक 8 एक्सोजेनस कॉम्ब प्लेट्स, कितने होते हैं, 8। ठीक है, सो ऑप्शन बी लगाएंगे। 179 देखेंगे, यहाँ पे एक ग्राफ दिया हुआ है, और इसमें अगर आप ध्यान से देखो तो लाइट इंटेंसिटी x एक्सिस पर है और y एक्सिस पे क्या है, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। एक पर्टिकुलर पॉइंट के बाद फोटोसिंथेसिस जो है वो सैचुरेट हो जा रहा है। ठीक है, और लाइट इंटेंसिटी जब 10% होती है उस समय आपका फोटोसिंथेसिस क्या हो जाता है, सैचुरेट। ठीक है, तो 10% लाइट इंटेंसिटी इज सैचुरेशन पॉइंट, ऑप्शन 1 लगाएंगे। डी की वैल्यू क्या है, 10%। 180 देखेंगे, ऑक्टाप्लॉइड वीट की बात करें हम लोग। ओके, ऑक्टाप्लॉइड वीट का नंबर अगर एपेक्स का नंबर 56 है, तो बेसिक सेट क्या होगा, यहाँ पे ध्यान देंगे। अगर मान लीजिए हम बात कर रहे हैं वीट की, वीट में हमने बोला कि ये एपेक्स इज इक्वल्स टू 56 है। ठीक है, तो यहाँ पे हैप्लॉइड क्या होगा, हैप्लॉइड नंबर होगा 56/2, यानी कि कितना होगा,
28, ठीक है, और ये बेसिकली क्या होगा 4n, ठीक है। लेकिन अगर आपसे पूछे कि बेसिक सेट कितना है, बेसिक सेट ऑफ क्रोमोसोम्स का नंबर कितना है, तो ये कितना हो जाएगा 56/8 यानी कि 7। याद रखेंगे इस चीज को, दोनों में अंतर होता है, ठीक है। तो आंसर 1 लगाएंगे 7, ठीक है। सो स्कॉलर्स, दीज वर योर 90 क्वेश्चंस। आई होप आप लोग के डाउट्स क्लियर हो होंगे एंड यू मस्ट हैव लर्न फ्यू थिंग्स फ्रॉम दिस सेशन। ऐसे ही पढ़ते रहिए, और भी टेस्ट हैं और उनको सीरियसली दीजिए, बहुत कम समय बचा है एंड आफ्टर एवरी टेस्ट वी विल कम अप विद दिस डिस्कशन सेशन। ग्रेट, सो कीप लर्निंग, कीप पुशिंग योरसेल्फ हार्ड। बस थोड़े दिनों की और बात है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।